हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम उसके ये चारों क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो आपके मन में सबसे पहले ये आता होगा कि आखिरकार ये मैग्नीशियम रिबन है क्या? ये मैग्नीशियम रिबन है क्या आखिरकार? तो देखिए अब हम इसे जान लेते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक पत्ती टाइप की होती है, ऐसी एकदम चमकदार पट्टी होती है, व्हाइट कलर की। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल इसी प्रकार की होती है। बाकी मैंने यहाँ पे आपके लिए तस्वीरें भी लगा दी हैं, तो आप लोगों ने भी देख लेना। तो देखिए बिल्कुल चमकदार होती है, ये पत्ती टाइप की होती है। तो जब हम इसे मार्केट से लाते हैं तो उसमें जो है ना मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाती है इसके ऊपर, और धूल कण मिट्टी जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इसमें जम जाता है। तो हम इसे क्या करते हैं? रेतमाल की सहायता से इसे साफ करते हैं। तो जब हम रेतमाल लेते हैं, मतलब रेतमाल एक अलग होता है, उसकी भी तस्वीर हमने लगा दी है। जब रेतमाल की सहायता से हम इसे घिसते हैं एकदम इस प्रकार से, तो ये एकदम चमकने लगता है। और जब ये वायु के संपर्क में आता है, वायुमंडल में जब हम लाते हैं इसे, तो ये क्या है? ये जलने लगता है, और ये जलने पर एकदम चमकदार श्वेत प्रकाश देता है। कैसा? एकदम श्वेत प्रकाश देता है। और इसका चूर्ण जो है वो भी व्हाइट कलर का होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे इसका आंसर भी लिख लेते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि इसकी ऊपरी, क्या है? ऊपरी सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, साथ ही धूल कण आदि भी साफ हो जाएं, ताकि मैग्नीशियम रिबन हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आसानी से जल सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपका आंसर है जो वो लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। परीक्षा में से इसी प्रकार से आप लिखिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब दूसरा आंसर भी अपना देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसे हम पहले समझ लेते हैं। तो क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन में किसको डुबोया जाता है? लोहे की कील को। तो ये कि जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। और जब हम इसमें लोहे की कील को डुबोएंगे, ये क्या? अपना लोहा, लोहे की कील। तो ये विलयन का रंग पहले क्या था? डार्क नीला था। कैसा? अच्छा नीला था, ये पहले नीला रंग था। तो जब ये CuSO4 से आयरन क्रिया करता है तो जो विलयन का ये रंग है ना नीला, वो थोड़ा हल्का हो जाता है, एकदम मध्यम कलर उसका हो जाता है। कैसा हो जाता है? एकदम मध्यम कलर हो जाता है। तो जो कॉपर है
आयरन अधिक क्रियाशील है तो वो आयरन जो है वो कॉपर का विस्थापन कर देता है। क्या कर देता है? कॉपर का विस्थापन कर देता है। कैसे? देखिए आप यहाँ पे आप समीकरण की सहायता से CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो जो लोहा है आयरन ये अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो जो आयरन है वो कॉपर का विस्थापन कर देता है। तो किसका निर्माण हो जाता है? आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है और कॉपर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कॉपर अलग हो जाता है। तो अब इसका हम आंसर भी लिख के देख लेते हैं। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं। आंसर अब लिख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट क्या अपना CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? जो विलयन का नीला रंग है वो हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? तो अब लिखेंगे क्योंकि लोहा, क्या लोहा मतलब Fe, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण, क्या है? विस्थापन के कारण किसका निर्माण होता है? आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। अब हम अपने डेफिनेशन तो हो गई, अब इसके लिए हम समीकरण भी लिखेंगे, तब हमें परीक्षा में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए समीकरण भी लिख लेते हैं। क्या है अपना? कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले उसी को ले लेते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट। लोहे की कील, क्या है आंसर? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट है वो किससे क्रिया करता है? लोहा से। तो लोहा को भी लिख लेते हैं Fe। तो जब ये क्रिया करते हैं तो क्या होता है? आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, मतलब FeSO4, और क्या है? जो कॉपर वो अलग हो जाता है। तो ये अपना समीकरण लिख चुका है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन लिख चुका है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो हमें इसे समझने के लिए सबसे पहले एक समीकरण लेना होगा। तो चलिए समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है हमारा H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ये हमारा समीकरण है। अब हमें पता होना चाहिए कि उत्पाद कहाँ पे होता है और अभिकारक कहाँ पे होता है। तो देखिए जो दाहिने साइड होता है, एरो के दाहिने साइड, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बाएं साइड होता है वो क्या होता है? उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। तो यही तो हमें लिखना है कि जो अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अगला हमारा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो भैया जब हम इसे संतुलित नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अच्छा उत्पाद मिला है? कैसे पता चलेगा? तो यही इसमें करना है। देखिए
यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। क्या है? 2 क्लोरीन है। हमने इसे एक बिल्कुल नियत अनुपात में लिया। कैसा लिया? बराबर अनुपात में लिया, तब जाके हमें एक अच्छा उत्पाद मिला। हमें ये पता चल गया कि हमें इतना, मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। जैसे हमने 1 किलो क्या लिया? चूना लिया और उसमें 2-3 लीटर पानी मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? 2-3 लीटर पानी मिक्स कर दिया, तो जो हमें एक घोल प्राप्त हुआ वो एक अच्छा घोल प्राप्त हुआ, मतलब पुताई योग्य घोल प्राप्त हो गया। अगर हम ऐसा कर दें उसमें कि मतलब 1 किलो हमने चूना ले लिया और 4-5 लीटर उसमें, मतलब 8-10 लीटर उसमें पानी मिला दिया हमने, तो वो फिर जो हमें घोल प्राप्त होगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। जब हम उसमें पुताई करेंगे तो ना वो पुताई के योग्य रहेगा, मतलब बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम 2 चीज़ों को एक अच्छे अनुपात में लेंगे, एक अच्छा अनुपात हम उसमें मिलाएंगे, तो हमें एक अच्छा उत्पाद मिल जाएगा। जो हमें बनाना है वो हमें अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। यही उसके कहने का मतलब है। तो चलिए अब आंसर भी लिख के देख लेते हैं। तो चलिए आंसर भी लिख लेते हैं। आंसर है हमारा, जब किसी रासायनिक समीकरण के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर दोनों तरफ बराबर हो जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है। तो क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि क्या है? बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। हम इसे परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे, तब हमें चेकियर अच्छे नंबर देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन लिख चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखिए पहला समीकरण अपना लिखा हुआ है। अब हम इसे संतुलित करना आज सीख लेंगे। तो देखिए कैसे संतुलित करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो एरो है इसके दाहिनी साइड क्या होता है और इसके बाएं साइड क्या होता है। तो देखिए दाहिनी साइड क्या होता है? क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। और बाएं साइड क्या होता है? उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। तो हमें ये जानना जरूरी था। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे।
तो जिस प्रकार से ये क्या लिखा हुआ है HNO3, क्या लिखा हुआ है HNO3, तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है, एक है ना, तो एक लिख लिया। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, एक है, तो इसे भी एक लिख लिया। और यहाँ पे देखिए कितनी ऑक्सीजन है, कुल 3 ऑक्सीजन है। कितने हैं, 3, तो हमने 3 भी लिख लिए। ये हमारा एक समूह है, क्या है, समूह, इसीलिए हम इसे भी एक डब्बे में अलग से पैक करके रख लेते हैं ताकि हमें आगे सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अगला अपना क्या है, CaOH का होल ट्वाइज। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है OH का होल ट्वाइज, अब हम इसे खोलेंगे कैसे, तो जब ये 2 अंदर जाएगा तो इसका प्रभाव ऑक्सीजन में भी उतना ही पड़ेगा और उतना प्रभाव ही हाइड्रोजन में पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ये 2 अंदर जाएगा तो इसका प्रभाव दोनों में भी बराबर मात्रा में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या है, CaOH। तो यहाँ पे देखिए कितने कैल्शियम है, 1 है ना, तो 1 लिख लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है ना, और 2 हाइड्रोजन है। ये हमारा एक समूह है, इसलिए इसे भी हम एक डब्बे में पैक कर लेते हैं। अब उत्पाद की साइड आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CaNO3 का होल ट्वाइज। तो इसे हम कैसे खोलेंगे, देखिए यहाँ पे NO3 के होल ट्वाइज को कैसे खोलेंगे। तो जब ये 2 अंदर जाएगा तो इसका प्रभाव नाइट्रोजन में भी पड़ेगा और ऑक्सीजन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन तो 2 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन पहले से ही कितने दिए गए हैं, 3। कितने हैं, 3। तो जब ये 2 और अंदर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो देखिए लिख लेते हैं ऐसे CaNO3। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है ना, और नाइट्रोजन कितने हैं, 2, क्योंकि ये 2 अंदर चला गया था। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, देखिए 6, कितने, 6, क्योंकि कितना होता है, 3 दूनी 6। अब जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है H2O, उसी प्रकार से इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, क्या है, H2O, क्या है, H2O। तो यहाँ पे देखिए कितनी हाइड्रोजन है, 2 है ना, तो 2 लिख लिए। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना, तो इसे 1 हमने लिख लिया। तो अब देखिए इसे संतुलित कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कौन सा तत्व हमारा संतुलित है और कौन सा नहीं है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कितने हैं, अभिकारक की साइड कितने हाइड्रोजन है, कुल 3 हाइड्रोजन है। अब उत्पाद की साइड देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन है, ओनली 2 हाइड्रोजन है, कितने, 2। तो मतलब हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं। अगर हम इस साइड 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इस साइड 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 1 कम 2, वो 2 ही रहेंगे। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका प्रभाव हाइड्रोजन बस में नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव ऑक्सीजन में भी उतनी ही मात्रा में पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये लिखा हुआ ना H2O, ये क्या हमारा एक समूह है। तो जब हम इसमें किसी भी चीज़ का इंटरफेयर करते हैं तो दोनों में बराबर मात्रा में प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जल्दी से अब इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, कुल 2 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कम हो गए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो अब इस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा जाके संतुलित होगा। तो चलिए जल्दी से इस साइड भी कर लेते हैं। इस साइड हम 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन में भी इसका गुणा होगा, नाइट्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो चलिए करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 दिए गए हैं पहले से ही, जब 3 का गुणा 2 में होगा तो कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। तो अब देख लेते हैं क्या हमारा संतुलित हो गया है। यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 2 दूनी 4, कितने हैं, 4। और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है। तो मतलब हाइड्रोजन हमारा जो है वो संतुलित हो चुका है। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन और यहाँ पे भी 2 हैं, तो मतलब हमारा नाइट्रोजन भी संतुलित हो चुका है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, देखिए 6 और 2 8, कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी देख लेते हैं 6 और 2 8, कितने हैं, 8। मतलब दोनों साइड हमारे बराबर हैं ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, संतुलित
है। और इस साइड अब देख लेते हैं क्या बचा अपना, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 दिया गया है, तो मतलब हमारा कैल्शियम भी संतुलित हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने HNO3 में कितने का मल्टीप्लाई किया था, 2 का किया था ना, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। और अपन ने देखिए H2O जल में कितने का मल्टीप्लाई किया था, 2 का किया था ना, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। तो अब देखिए हमारा ये समीकरण जो है वो संतुलित हो चुका है। अब अगला समीकरण संतुलित, यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण हमारा लिख चुका है। अब हम इसे भी संतुलित कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से ये NaOH लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं NaOH। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है हमारा, और हाइड्रोजन भी 1 है। ये हमारा एक समूह है, इसलिए इसे भी हमें अलग से डब्बे में पैक कर लेते हैं। अब देखिए H2SO4 क्या लिखा हुआ है, H2SO4। तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं H2SO4। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, और यहाँ पे सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। कितनी ऑक्सीजन है, 4। ये हमारा एक समूह है, इसलिए इसे भी एक डब्बे में पैक कर लेते हैं। अब देखिए इस साइड, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Na2SO4। तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं Na2SO4। तो देखिए सोडियम कितना है, 2 है ना, तो 2 लिख लेते हैं। सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। कितनी ऑक्सीजन है, 4। ये हमारा एक समूह है, इसलिए इसे भी हम एक डब्बे में पैक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, H2O। क्या है, H2O। तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं H2O। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारा एक समूह है, इसलिए इसे भी हमने एक डब्बे में पैक कर लिया है। तो अब देखते हैं हमारा क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है ना, और यहाँ पे 2 हैं। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, सोडियम को संतुलित करना है। तो इस साइड हमें सोडियम की कमी पड़ रही है ना, तो उस साइड हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसका प्रभाव सोडियम में भी पड़ेगा, ऑक्सीजन में भी पड़ेगा, और हाइड्रोजन में भी पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये हमारा एक क्या है, समूह है। क्या है, समूह। जब हम इसमें किसी भी चीज का गुणा करते हैं तो उसका प्रभाव तीनों में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने तत्व है, कुल 3 है ना, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका प्रभाव तीनों में पड़ता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 का गुणा 1 में होगा तो कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। कितना हो गया, 2। यहाँ पे हमारे सोडियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी 2 है। तो मतलब हमारा सोडियम संतुलित हो चुका है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, मतलब 6 है हमारे अभिकारक के साइड, और उत्पाद के साइड भी देख लेते हैं। 4 और 1 5। इस साइड हमें 1 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए पहले 1 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 1 कम 1 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रभाव हाइड्रोजन में भी पड़ेगा और ऑक्सीजन में भी पड़ेगा। तो चलिए 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 6, और यहाँ पे भी 6, मतलब हमारे ऑक्सीजन संतुलित हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे भी, ये माइक गिर चुका है, यहाँ पे इसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, मतलब इस साइड कुल कितनी हाइड्रोजन है, 4, और इस साइड भी अब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन कुल कितने हैं, 4। तो मतलब हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब देखते हैं सल्फर, क्या बचा अपना, सल्फर। सल्फर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब हमारा सल्फर भी संतुलित है। हमारे सब संतुलित हो चुके हैं सारे तत्व। तो देखिए अब हमने NaOH में कितने का मल्टीप्लाई किया था, 2 का किया था ना, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए H2O में कितने का मल्टीप्लाई किया था, 2 का किया था ना, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। देखिए हमारा समीकरण अब संतुलित हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट समीकरण भी संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा जो है समीकरण लिख चुका है। अब इसे भी हम संतुलित कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसी प्रकार से इसे चेक करते हैं कि आप लोग इसे चेक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है, 1 है ना, और इस साइड देखिए कितना सोडियम है, 1 है। कितना है, 1।
और यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितने हैं, एक क्लोरीन है ना, और यहाँ पे भी कितना क्लोरीन है, एक है। तो मतलब हमारा क्लोरीन और सोडियम संतुलित है। अब देख लेते हैं Ag, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो मतलब हमारे Ag भी क्या है, संतुलित है। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन N, तो N यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, मतलब हमारा N भी क्या है, संतुलित है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन O, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, मतलब जो ये समीकरण है हमारा वो संतुलित पहले से ही है, इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब अगला समीकरण संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है चौथा समीकरण लिख चुका है, अब इसे भी हम संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, BaCl, तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है, BaCl2, क्या लिखा हुआ है, BaCl2। यहाँ पे देखिए बेरियम अपना कितना है, एक है ना, और क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2। ये हमारा एक समूह है, इसलिए इसे भी हम एक डब्बे में पैक कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, H2SO4, तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो देखिए लिखते हैं H2SO4। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ये हमारा एक समूह है, इसलिए इसे भी हम एक डब्बे में पैक कर लेते हैं। अब इस साइड देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, BaSO4, तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं BaSO4। तो यहाँ पे देखिए बेरियम 1 है, सल्फर भी 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 4 ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, HCl, क्या है, HCl, तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है ना, और क्लोरीन कितने हैं, 1 है, कितने हैं, 1। अब हमें चेक करना है कि हमारा ये संतुलित है या नहीं है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बेरियम है और यहाँ पे भी एक बेरियम है। क्लोरीन देखिए यहाँ पे तो 2 हैं लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCl में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, कितने का, 2 का, तब जाके हमारा ये बराबर होगा। तो चलिए जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रभाव हाइड्रोजन में भी पड़ेगा और क्लोरीन में भी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 क्लोरीन हो जाएंगे, तो हमारा अब क्या है, क्लोरीन भी है जो वो संतुलित हो चुका है। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अब कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो मतलब हमारा हाइड्रोजन भी जो है वो संतुलित हो चुका है। अब देखिए सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हमारा सल्फर भी संतुलित है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। तो देखिए हमारा ऑक्सीजन भी अब संतुलित हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हर रोज वीडियो मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए